अध्याय 59 जागीरदार परिवारों के बच्चे। चर्चा हो रही है। भविष्य में यदि वह खुद को किसी अन्य हथियार, शैली और कला में विशेषज्ञता वाले किसी अन्य लक्ष्य से बांध लेता है, तो यदि वह पहले से ही आदी नहीं है तो उसे उसके अनुकूल ढलने में कठिनाई होगी। इस प्रकार उसके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह स्वयं इन चीज़ों को सीखे और साथ ही कुछ प्रयास भी करे। उसे हर समय केवल पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने के बजाय सिस्टम का सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ उपयोग करना चाहिए। यदि उसने वह किया जो कोई नहीं चाहता तो वह एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा। साथ ही यह उसके लिए बहुत उबाऊ होगा। सिस्टम ने केवल तभी पुरस्कार आवंटित किए जब सिस्टम के मानकों के अनुसार ऐसा माना गया, और उसके लिए इंतजार करना काफी जोखिम भरा होगा। इसलिए उसके पास हर किसी की तरह कड़ी ट्रेनिंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उसे भविष्य में बुरा भी नहीं लगेगा। वह वैसा ही था। यदि वह बिना किसी प्रयास के पुरस्कार प्राप्त करता रहा तो सत्ता के लिए प्रयास करने वालों का सामना करते समय उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसे जो महान शक्ति प्राप्त हुई है उसके लिए उसे दूसरों की तुलना में अधिक कठिन प्रशिक्षण लेना होगा। राक्षस का शिकार अब चरम पर है। मैं केवल ये देखने के लिए इंतजार कर सकता हूँ कि वहाँ क्या होगा। उन्हें कुछ चिंताएं थीं, उनकी अचानक भागीदारी से लेकर उन योजनाओं तक जो उच्च पदस्थ लोग तैयार कर रहे हैं और कैसे उन्हें अनावश्यक संघर्षों और परेशानियों में घसीटा जा सकता है। वह अधिक सोचने के बजाय केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि परीक्षण स्थल पर क्या होगा। दूसरों के लिए उसके बारे में जानने का समय आ गया था। कबीले को उस छिपे हुए अस्तित्व के बारे में पता चल रहा था जिसे वे सभी अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं। ये समय था कबीले के मध्य क्षेत्र में लोगों का एक समूह आवासीय क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक जगह इकट्ठा हुआ था। समूह में सबसे उल्लेखनीय विशेषता कई बच्चों की उपस्थिति थी। वे मिस्टिक पर्च कबीले के बच्चे थे, विशेष रूप से परिवार के प्रत्यक्ष वंश से। वहाँ कुल 20 बच्चे थे, 8 मुख्य परिवार से और बाकी जागीरदार परिवारों से। जागीरदार परिवारों के बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे? यह एक अवसर था। यह उनके लिए अपने परिवार को पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने और कबीले के मुख्य उत्तराधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का एक शानदार अवसर है। इतना ही नहीं, ये देखा गया कि आयोजन के लिए पुरस्कार हमेशा बहुत ही असाधारण और मुंह में पानी ला देने वाले होते थे। यहाँ तक कि विशेषज्ञ और दिग्गज भी बाहरी दुनिया में ऐसे पुरस्कारों के लिए तरसते होंगे जो बढ़ते बच्चों पर खर्च किए जा रहे हों। मिस्टिक पर्च कबीले ने उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जिनके पास ताकत थी। ओलिवर तुरंत कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया, और जैसे ही वह पहुंचा, उसे उपस्थित लोगों ने तरह तरह से घूरना शुरू कर दिया। वहां देखो, वो कौन है? एक बर्तन परिवार के एक बच्चे ने अपने पड़ोसी से पूछा। उसके सफ़ेद बाल हैं। क्या वह मुख्य वंश से है? लेकिन मैं उसके बारे में कभी नहीं जानता था। मेरे पिता ने मुझे सभी उत्तराधिकारियों के बारे में बताया और मैंने उनके बारे में पूरी तरह से जान लिया। अगर वह कोई परिचित होता तो मैं पहचान लेता। ओह, मुझे भी उसकी ओर से कोई आभास नहीं हो रहा है। वह कमज़ोर नहीं है ना? किसी ने प्रश्न किया। मुझे पता है, मेरे स्रोतों से वह अलग-थलग है। मुझे लगता है कि उसका नाम ओलिवर है। कबीले में कुछ अफवाहें हैं कि उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है और इस तरह कबीले के नाम पर शर्म बचाने के लिए उसे अलग-थलग कर दिया गया था। कुछ लंबे बच्चे ने दूसरों की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अवमानना का भाव था। स्वाभाविक रूप से उन सभी को ताकत को हर चीज़ से ऊपर महत्व देने के लिए पाला गया है और वे कमजोरों को हेय दृष्टि से देखेंगे। उसे कबीले के मुख्य उत्तराधिकारी को अपमानित करने के परिणामों का डर नहीं लगता था। कबीले में ओलिवर की अल्पस्थिति को जानते हुए उसका मानना था कि कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। जिन लोगों ने ये सुना वे या तो चौंक गए या ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी थी। बच्चों के समूह में तुरंत बड़बड़ाहट गूंज उठी। क्या मजाक है ये सोचना कि कबीले के मुख्य परिवार में ऐसा कोई था? सच में वे उसे कबीले की संपत्ति में क्यों रहने दे रहे हैं? उसे पहले ही बाहर निकाल दें।
अगर मैं बिना किसी प्रतिभा के पैदा हुआ होता तो मेरे माता पिता मुझे अस्वीकार कर देते। कमबख्त कमीने, बेकार होते हुए भी कबीले के संसाधनों का आनंद ले रहा है। हाँ, फिर भी उसमें राक्षस शिकार कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम होने की कुछ हिम्मत है। क्या उसे मौत का डर नहीं है, या वह इतना मूर्ख है कि यह विश्वास कर सके कि उसे यहाँ मौका मिल सकता है? एक बच्चा जिज्ञासु होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सका। एक अन्य ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, आप गलत समझ गए। ऐसा नहीं है कि वह मौत से नहीं डरता, बल्कि यह कबीले की सदियों पुरानी परंपरा के कारण है कि सभी मुख्य उत्तराधिकारियों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उसके बारे में सुगबुगाहटें गर्म होती रहीं, उन्हें बस इस बात की परवाह नहीं थी कि ओलिवर उन्हें सुन सकता है या नहीं। यह एक दुर्लभ अवसर था कि उन्हें कबीले के मुख्य उत्तराधिकारी के बारे में बकवास करने का मौका मिला। ये पहली बार हुआ होगा कि जागीरदार परिवारों के बच्चे इतने साहसी थे कि वे मुख्य उत्तराधिकारी के बारे में भी बुरा बोल सकें। ये ठंडा था। कुछ लोगों ने अभी भी चुप रहना और केवल स्थिति का निरीक्षण करना चुना, और यह स्पष्ट था कि चुप रहने वाले वे लोग थे जो जोर से बकबक करने वालों की तुलना में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। ओलिवर ने उन्हें वैसे ही नज़रअंदाज किया जैसे उसने सड़कों पर मल को नज़रअंदाज किया था। वह धीरे धीरे खुद को एक अलग थलग कोने की ओर ले गया और बड़ों के आने का इंतजार करने लगा। हाँ, इसे देखो, हमारे यहाँ कौन है? ओलिवर अपने पीछे एक परिचित आवाज़ सुनकर रुक गया। उसका खून खौलने लगा क्योंकि उसने तुरंत अहंकारी आवाज़ को पहचान लिया। ये तीसरा भाई था, वह कमीना जिसने पिछली बार उसे पीटा था। ओलिवर पलट गया और अब उसके सामने आमने सामने था। उसने अपनी नसों को शांत किया। ये वह अवसर था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यह आखिरी बार बदला लेने के लिए एकदम सही जगह थी। आप कहाँ देख रहे हैं? ओलिवर ने उस तरफ देखा जहाँ से स्त्री की आवाज़ आ रही थी। ये तीसरी बहन थी। बढ़िया, वे दोनों यहाँ थीं। उन्हें एक साथ कुचलना आसान होगा। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? तीसरी बहन ने जब ओलिवर को उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करते हुए देखा तो उसने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चींटी उसे नज़रअंदाज कर रही हो। ओलिवर ने कुछ नहीं कहा और बस ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। कहानी खत्म, अलविदा।